अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नोमान बटाविया और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है इंस्टॉलमेंट सेल्स का। और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस पूरे सवाल को इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर एक नई चीज़ है, वो है इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट किस पे लगेगा, अनपेड बैलेंस पे। इसके अलावा एक रूटीन क्वेश्चन है, तो मैंने चाहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लें। अच्छा जी, अगेन सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं हम, और इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि प्रीपेड जनरल एंट्रीज, यानी सबसे पहले एंट्रीज बना के दे दो। मैंने उसको सिर्फ एंट्रीज बना के देनी है, और एंट्रीज बनाने के लिए स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी और जनरल जनरल आपको पता है कि हमने एक फॉर्मेट के अंदर एग्जामिनर को एंट्रीज बना के बतानी है। डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन जनवरी 1 2010 स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी हैज 5 कंप्यूटर्स, यानी जब साल स्टार्ट हुआ तो कंपनी के पास 5 कंप्यूटर्स पड़े थे स्टॉक में, और जिसकी कीमत थी 20,500 रुपये एक। यानी एक कंप्यूटर पड़ा था ओपनिंग स्टॉक जिसको हम कह सकते हैं, और वो था 20 कंप्यूटर्स, और था 5 कंप्यूटर्स, और एक की वैल्यू थी 20,500 रुपये। ऑन जनवरी 6 2010, यानी साल के छठे दिन, कंपनी परचेज 7 मोर कंप्यूटर्स, 7 कंप्यूटर्स को 1,75,000 रुपये। 6 जनवरी 2010 को कंपनी बाजार गई, अपने वेंडर से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि 7 कंप्यूटर भिजवा दो, और एक होगा 1,75,000, और 7 होंगे 1,75,000 रुपये के, तो एक होगा 25,000 रुपये का ऑन अकाउंट यानी उधार पे। सर हम इसको ऐसे क्यों हाईलाइट करते हुए पढ़ लें, आप भी इसको ऐसे ही हाईलाइट कीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि परचेज की एंट्री बनाऊं तो मैं अकाउंट्स पेबल लिखूं, ना कि बैंक या कैश लिखूं, क्योंकि ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। फ्रॉम MS सन कंप्यूटर हाउस। On March 20, 2010 स्टार से इंस्टॉलमेंट कंपनी, यानी तीसरे महीने में 9 कंप्यूटर्स उसने बेच दिए 2,70,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। द कस्टमर्स पेड 3,000 फॉर ईच कंप्यूटर एज अ डाउन पेमेंट। हर सिस्टम के लिए उसने डाउन पेमेंट दिया उसी दिन, एंड द रेस्ट विल बी पेड इन 10 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। द अग्रीमेंट शोज दैट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी रिसीव्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। और अग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो अमाउंट होगी इंस्टॉलमेंट का वो मिलेगा हर क्वार्टर के एंड पे। विल बी रिसीव ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी अगर मार्च में मैंने सेल की है तो फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होगा March 31 को, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो तकरीबन 4 ही क्वार्टर इस क्वेश्चन के अंदर फॉल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन June 30 2010। अब यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी June 30 को। अगर ये ऐसा ना करता तो हम अज्यूम करते कि March 31 को ही पहले क्वार्टर की पेमेंट ड्यू हो जाएगी, और हम नंबर ऑफ डेज को प्रोरेटा करते थे। स्टार इंस्टॉलमेंट कंपनी यूजेस फीफो मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर्स एंडिंग December 31 2010। सर ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री होती है, तो भाई कभी भी नहीं होती। फिर कंपनी गई परचेज करके आई, कब करा कंपनी ने ये वाला काम? January 6 2010 को कंपनी ने परचेज कर लिया, परचेजेस डेबिट, या क्योंकि आपके कोर्स में है ही, मैं क्लियर कर चुका हूँ कितनी बार, परपीचुअल सिस्टम है तो इसकी एंट्रीज परपीचुअल के हिसाब से ही बना दें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट विच इज 1,75,000 रुपए से 6 जनवरी को कंपनी ने परचेज कर लिया। नरेशन साहब लास्ट भी लिखेंगे एग्जाम में। March 20 2010 को कंपनी ने क्या करा? सेल करा। और कितनी सेल करे? 9 कंप्यूटर्स करे। 5 पहले पड़े हुए थे, 7 खरीद के 12 हो गए, उसमें से 9 बेच दिए, और 2,70,000 रुपए के। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 2,70,000 से, और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 2,70,000 से। और सर उसी दिन कंपनी को ये हुआ कि डाउन पेमेंट रिसीव हो जाए, और डाउन पेमेंट थी 3,000 रुपये अगर एक सिस्टम की थी, तो बैंक डेबिट हो गया 3,000 रुपये अगर एक सिस्टम की थी, और मैंने टोटल 9 सिस्टम बेचे हैं, तो 27,000 रुपये का डाउन पेमेंट, बैंक डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हाथ के हाथ उसी वक्त क्रेडिट 27,000 रुपये से। यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लास कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, और बहुत ही सिंपल है, तो आपको भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूं, जो मैं हाथ के हाथ हमेशा एंट्री बनाता हूँ, और एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, तो नॉर्मली हमें इस किस्म की वर्किंग नहीं करनी पड़ती जो इस सवाल में करनी पड़ेगी। कि सर ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास जिसके अंदर 5 कंप्यूटर्स थे, दिस इज क्वांटिटी, और प्राइस थी एक कंप्यूटर की, यानी एक छोटा सा इन्वेंट्री कार्ड बनाने जा रहा हूँ मैं, 20,500 रुपये का। तो ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी मेरे पास क्लास, वो थी 20,500 इंटू 5। आपको एग्जाम में भी ऐसे थोड़ी सी वर्किंग करके दिखानी होगी, 102,500। अब जो मैं परचेज करके आया वो है 2,70,000 रुपए की, सॉरी 1,75,000 रुपए की,
और मैंने कोई 7 कंप्यूटर्स खरीदे थे और एक मुझे पड़ा था 25,000 रुपए का। तो अब एग्जामिनर मुझसे ये कह रहा है कि फीफो मेथड कंपनी यूज कर रही है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब जो बिक गए वो थे 9 सिस्टम, तो 9 में से 5 तो ये वाले गए होंगे और 3 ये वाले गए होंगे। तो अब मैंने क्या करना होगा, यानी जो सोल्ड आइटम होंगे इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक इन्वेंट्री कार्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफ सा भी बना सकते हैं। तो सोल्ड की हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक 5 कंप्यूटर्स 20,500 का 102,500 एंड फ्रॉम परचेजेस फ्रॉम करंट ईयर परचेजेस। इसके लिए वो वाला इन्वेंट्री कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को याद ना आ रहा हो, आप बिल्कुल एक वर्किंग करके दिखानी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 4 इंटू 25,000 विच इज 100,000। तो सर मेरे पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 2,02,500 रुपए। सर जबरदस्त हो गया, यानी मैं अपनी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज और कॉस्ट ऑफ परचेज डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, इसको मैं वर्किंग 1 का नाम दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको रेफर भी कर दिया, ये वर्किंग 1 से आई है। और वर्किंग 2 अगर मैं करना चाहूँ, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहूँ, तो बहुत आराम से निकल सकता है। सेल्स में से मैंने सिंपल कॉस्ट ही माइनस करनी है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और सेल्स मेरे पास है 2,70,000 रुपए, उसकी कॉस्ट पड़ी है मुझे 202,500, और जो मेरे पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आना है वो है 202,500। जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो 67,500 रुपीज। सर अगर मैं वर्किंग 3 भी कर लूँ, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकाल दूँ, तो बिल्कुल बहुत आराम से निकाली जा सकती है। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने डिवाइड करना है सेल्स से, इंस्टॉलमेंट सेल्स से, यानी 67,500 को 2,70,000 रुपए से। तो सर मेरे पास आ जाएगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, एंड विच इज 25% इन दिस क्वेश्चन। यहाँ तक हम साथ हैं क्लास के, मुझे उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब आगे थोड़ा सा सवाल रीड कर दे, तो वो कह रहा है कि कस्टमर पेड 3,000 एज डाउन पेमेंट ऑन द सेम डेट, और इसके बाद वो कह रहा है एंड द रेस्ट विल बी पेड इन 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। यानी अगर टोटल अमाउंट में देखूं, एक वर्किंग 4 अगर मैं कर लूं यहीं पे नीचे, तो वहां पर मुझे ये देखना है कि टोटल अमाउंट जो रिसीवेबल है वो कितना है। तो सर रिसीवेबल जो मेरा बचा वो 2,70,000 में से पहले तो मैंने 27,000 डाउन पेमेंट वाले माइनस कर दिए, तो ये बच गया 2,53,000। तो अब ये मेरा नेट रिसीवेबल हो गया डे 1 पे, जिसे मैंने सेल करी है, और वो है मार्च की 20 तारीख को। अब ये मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो क्वार्टरली है वो है 10। तो सर इसका मतलब अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट जो आएगी, यानी एक किस्त में जो मुझे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी वो होगी 2,53,000 डिवाइड बाय 10 विच इज 25,300। हर इंस्टॉलमेंट पे मुझे 25,300 रुपए मिलेंगे। और मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जो रिसीव होगी वो होगी जून 30 2010 को, और दूसरी होगी सितंबर को, और तीसरी होगी दिसंबर को, जो ड्यू हो जाएगी जून 30 को, सितंबर 30 को, और दिसंबर 31 को। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन जून 30 2010, यहाँ सवाल में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हम जून 30 पर आने लगे हैं, और जून 30 पे मुझे रिसीव होगी इंस्टॉलमेंट, और बैंक डेबिट हो जाएगा विच इज 25,300 रुपए से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 25,300 रुपए से। सर अगर अब मैं इस सवाल को देखना स्टार्ट करूं और गौर से देखूं, तो मुझे यहाँ पे सवाल में एक चीज लिखी हुई थी, जो इस सवाल को करवाने का असल मकसद था वो ये इसी पॉइंट को डिस्कस करना था कि the agreement shows that the amount of installment will be received on the last day of each quarter and the buyer will pay 6% interest on unpaid balance, और बायर इजाफी 6% इंटरेस्ट भी देगा अनपेड बैलेंस पे। यानी बायर जब जब हर क्वार्टर के एंड में पैसे लेके आएगा तो साथ में 6% इंटरेस्ट भी लाएगा। सर क्या मतलब, तो इसकी एक छोटी सी वर्किंग मैं करने जा रहा हूँ, वर्किंग नंबर 5 के नाम से, और आप इसको लाजमी गौर से देखिएगा, और कुछ ना समझ आए तो बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन भी कीजिएगा कि सर वो आपसे कह रहा है कि जब भी आप क्वार्टर को पेमेंट करने आओगे तो अनपेड बैलेंस पे 6% इंटरेस्ट भी दे के जाओगे। सर मतलब जून 30 को मैं फर्स्ट टाइम पेमेंट करने आ रहा हूं तो अनपेड बैलेंस था 2,53,000 रुपीज। तो इसका 6% अगर मैं निकालूं, और सर परसेंटेज अगर कभी भी कुछ ना लिखा हो तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि एनुअल परसेंटेज गिवन है,
तो मैं, और क्योंकि पेमेंट क्वार्टरली हो रही है तो मैं इसको 3 महीने पे प्रोरेट कर दूंगा। तो सर 253,000 का जो 6% निकलता है और उसका जो 3/12 बनता है वो है 3795। सर फिर नेक्स्ट क्वार्टर जब होगा वो होगा सितंबर 30 को, और उस दिन क्या होगा, उस दिन 27,000 रुपए जो मेरी एक किस्त की वैल्यू है, सॉरी 25,300, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो अब अनपेड बैलेंस कितना होगा क्लास, 2,53,000 में से जब 25,300 माइनस किया तो अब मेरा अनपेड बैलेंस सितंबर 30 को है 2,27,700। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो कह रहा है आपसे 6% इंटरेस्ट लगेगा अनपेड बैलेंस पे, और इसका 6% बनता है 3415 या 16, आप कर लें, 15.5 बन रहा था तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो मिलेगी दिसंबर 31 को, और वो होगी 25,300। अगेन जब मैं अपनी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो अब जब मैं इसमें से 227,700 माइनस 25,300, तो 202,400 बचता है अनपेड बैलेंस, क्योंकि अब तक दो ही इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई थी, और उसका 6% इंटू 3/12 मेरे पास बनता है 3036। अच्छा क्लास, अभी सवाल सॉल्व करते करते मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो हमने निकाला है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको काइंडली आप सही कर लीजिएगा। दैट इज 2,43,000, तो एक किस्त के हो गए 24,300, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो इसकी इंटरेस्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2,43,000 जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो एक किस्त होगी वो होगी 24,300, और अगेन यहाँ पे भी होगी 24,300, और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, विच इज़ 2,43,000 में से जब मैं 24,300 माइनस करूँगा तो आएगा 2,18,700, और इसमें से जब मैं 24,300 माइनस करूँगा तो 1,94,400। यहाँ पे मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था ऊपर। तो एग्जाम में अगर आपको 1+1 भी करना हो तो लाजमी कैलकुलेटर पे ही कीजिएगा, ताकि आपसे गलती की गुंजाइश ना हो, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। मैं इंटरेस्ट की वर्किंग फिर से करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया 3645, और जब 243 में से हमने माइनस कर दिया 24,300, तो 6% से डिवाइड किया और 3/12 किया, तो यहाँ आ गया 3280, 81 लिख दिया है मैंने राउंडिंग ऑफ के साथ। और 218,700 में से जब मैंने 24,300 माइनस किए और 6% अप्लाई किया और 3/12 किया, तो यहाँ आ गया 2916। अच्छा जी, अब जब ये पैसे लेके आएगा तो अपने साथ इंटरेस्ट की अमाउंट भी लेके आएगा। तो इंटरेस्ट की अमाउंट लाने का मतलब है कि जून 30 को जब वो आया था मेरे पास, तो मुझे पैसे भी दे के गया और साथ में इंटरेस्ट इनकम भी दे के गया। तो बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, विच इज 3645। सर सिंपल है, अब हम हर क्वार्टर के एंड पे सिर्फ इसकी रिसीविंग ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। बैंक डेबिट टोटल अमाउंट है, तो ये 24,300 था, यहाँ पे भी इसको सही कर लीजिएगा। अब जो सेकंड क्वार्टर होगा उसके अंदर मैं एक साथ ही कंपाउंड एंट्री बनाने लगा हूँ, तो आप भी बना सकते हैं पेपर में, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और अब वो पैसे लेके आ रहा है बैंक डेबिट बाय 2400, 24,300 प्लस 3281, 24,300 प्लस 3281, और ये बनता है क्लास 24,300 प्लस 3281, विच इज 27581, 24,300 एंड 3281। और जो लास्ट क्वार्टर होगा दिसंबर 31 का, इसके अंदर मैं बैंक डेबिट कर दूंगा, अगेन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। और सर यहाँ पे मेरी इंटरेस्ट इनकम कितनी थी मैं देखने जा रहा हूँ, और ये है 2916, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो वही रहेगी 2916, 24,300, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 24,300 प्लस 2916, तो ये हो गया 27,216। अच्छा जी, इसने कहा था मुझे एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज भी बना के दे देना, तो साल के एंड पे एक एडजस्टिंग एंट्री पास होगी कि इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट बाय 2,70,000, कॉस्ट हमने निकाली थी 202,500, और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बाय
67,500। अब एक और एडजस्टिंग एंट्री बनेगी विच इज डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट होगा, जितना मुझे पैसा रिसीव हुआ है, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट होगा। तो सर एक वर्किंग होगी कैश कलेक्शन की। सर कैश कलेक्शन टोटल मुझे पूरे सालों में कितना हुआ है, तो सर एक डाउन पेमेंट के अगेंस्ट हुआ है विच इज 27,000, और 3 इंस्टॉलमेंट्स मिली हैं 24,300 के हिसाब से, वो बनते हैं 72,900। तो सर टोटल हो गया मेरे पास 99,900। सर इंटरेस्ट की जो पैसे रिसीव हुए, क्या मैं उसको कैश कलेक्शन में लूँगा? बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि वो अदर देन इंस्टॉलमेंट सेल्स का वैल्यू है, तो इसको इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। सर 25% मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट था, और मैं जब कैश कलेक्शन पर 25% अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ 24,975। सर मैंने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट किया 24,975 से, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट किया 24,975 से। अब मैं क्लोजिंग एंट्री बनाऊंगा, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट कर दूंगा 24,975 से, और इनकम समरी अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 24,975 से, और ये मेरी बन गई क्लोजिंग एंट्री। तो ये था क्लास, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और यहाँ तक हमने एक और सवाल सॉल्व कर लिया, ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। इंशाल्लाह मजीद हम एक दो सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे, और फिर इसको इंशाल्लाह हम कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।